हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पार्ट वन, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने का, कि किस तरीके से फ्रॉम द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस क्या क्या इवेंट्स हुए जिसने हमारी हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए हमारे इंडिया के लिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में 1600 में आए, एज ट्रेडर्स आए और उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टरवर्ड्स 1765 को उनको दीवानी मिली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1857 में सिपाही मुटनी हुई, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। एंड आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन 1858 ब्रिटिश क्राउन ने पावर डायरेक्टली अपने हाथ में अज्यूम कर ली और ब्रिटिश कंपनी से उन्होंने पावर ले ली। राइट। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई और इंडिया आज़ाद हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे एक्ट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने पास किए और इन सारे एक्ट्स को यूज़ करके या इनसे हेल्प लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो हम वन बाय वन इन इवेंट्स को समझेंगे, इन एक्ट्स को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो एक्ट्स बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहला जो एक्ट कंपनी ने इशू किया या लागू किया इंडिया में, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का जो रूल था वो रहा 1773 से लेके 1858 तक। तो इसमें जो सबसे पहला इन्होंने एक्ट पास किया उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसकी बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें ये जो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। एक तो ये चीज़। दूसरा, उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का इंस्टेड ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले क्या होता था? गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, बाद में उन्होंने उसकी उपाधि बढ़ा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी। तो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। राइट। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से क्या हुआ? जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, वो सबॉर्डिनेट पोजीशन में आ गए, किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसी के साथ इस एक्ट के अंडर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ इन 1774 में। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। इसी के साथ इन्होंने एक ये भी रूल निकाला कि जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है या सर्वेंट है, वो किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड हो गया या फिर कोई गिफ्ट किसी से लेना या रिश्वत लेना, इन चीज़ों से बचे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राइट। उसी के साथ इन्होंने और क्या किया? इन्होंने इसके साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे वो भी लागू कर दिए इंडिया में कंपनी के थ्रू। राइट फ्रेंड्स, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट इन्होंने पास किया वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या था? अब जो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 निकाला था, तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट टाइम इंडिया में वो लागू हुआ था, तो कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक्स या लूप होल्स रह गए थे। उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक एक्ट पास किया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। और उसी एक्ट के थ्रू नेक्स्ट इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लागू किया इंडिया में। राइट। अब इसमें इसके फीचर्स क्या क्या थे? इसमें जो इसके फीचर्स थे वो ये थे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर बाइफिकेशन कर दिया कंपनी के काम करने के तरीके में। क्या? कि जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और
पॉलिटिकल फंक्शन है वो दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। फॉर दैट इन्होंने क्या किया, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप जो है कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, और एक नई बॉडी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जो कि मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स, किसके, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर जो भी इंडिया में है वो कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसी के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन्होंने पावर दे दी कि वो सुपरवाइज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें किसको दे दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब इस एक्ट के दो इंपॉर्टेंट रीज़न थे, सिग्निफिकेंट रीज़न थे। पहला ये था कि जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में उसको पहली बार कहा जाने लगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी का, जितना भी अफेयर है और एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो कौन देखेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी, पर चलाएगा कौन, कंपनी, राइट। ये आ गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट एक्ट जो पास किया वो किया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये जो एक्ट था ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि सारा कंट्रोल अब ये ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइज कर रहे थे। पहले क्या था कि अलग अलग जगह पे, जैसे बंगाल में, बिहार में, मद्रास में, उसके साथ में ये बॉम्बे हो गया, यहाँ पे ये जो काम करते थे इनके अलग अलग से गवर्नर थे, राइट। फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, तो उसमें इन्होंने बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था लॉर्ड विलियम बेनेटिक। तो जाहिर सी बात है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेनेटिक। फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और कौन से एक्ट के तहत वो आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और जिस बुक से ये पढ़ाया जा रहा है वो है लक्ष्मीकांत। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ढूंढते रहें कि ये कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, तो ये बुक से पढ़ाया जा रहा है लक्ष्मीकांत। आप रेफरेंस के लिए वो बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो भी आज यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई बुक वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपने से बना के या खुद की रिसर्च से कर रहा है, कोई ना कोई बुक, रिसर्च तो है ही है, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हमें ये बुक अच्छी लगी तो हम इससे पढ़ा रहे हैं, तो कोई अलग बुक से पढ़ा रहा होगा। बट एट द लीस्ट स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, ताकि अगर उनको कोई रेफरेंस लेना है और उनको थ्योरी लेनी है तो वो वहाँ से ले सकते हैं। तो पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बुक बहुत यूज़फुल मानी जाती है फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस रिलेटेड। सो तो नेक्स्ट क्या है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया लॉर्ड विलियम बेनेटिक। दूसरा इससे क्या हुआ कि अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी, मतलब उनको बहुत कमी आ गई उसमें। अब ये तो नहीं बोलेंगे छीन ली गई, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी आ गई उनकी पावर्स में, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थी पूरे एंटायर जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया का रूल था वहाँ वहाँ। और इसी तरह जो पहले इस एक्ट से पहले जो भी एक्ट बनाए गए उनको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को कहा जाता है एक्ट। ओके, वो रेगुलेशन थे और ये एक्ट है, राइट। अब इससे हुआ क्या, इस एक्ट से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी काम करती थी वो अब खत्म हो गई और वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। और इसमें एक ये भी पॉइंट डाला गया कि
जो भी कंपनी की टेरिटरी इंडिया में है वो कंपनी होल्ड करती है किसके ट्रस्ट में, किसके बिहाफ में, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में। और क्या लिखा गया, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, जो वहाँ का राजा रानी जो भी है, हिज हेयर्स, उसके जो भी आगे वंशज हैं, हिज एंड देयर सक्सेसर्स, और उनके जो आगे वंशज आएंगे। ठीक है। और इसी के साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अब कुछ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इसके अपोजिशन में आ गए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चार्टर आया वो आया 1853। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है ये लास्ट चार्टर है इस सीरीज़ का। ठीक है। जो एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने पास किए थे कब से लेके 1773 से लेके 1853, तो ये सबसे लास्ट चार्टर है और इसमें इन्होंने मेन 4 काम किए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, सेपरेट किया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, और इंडियन सिविल सर्विसेज भी इन्होंने इंडियन के लिए यहाँ पे खोल दी ओपन कंपटीशन में। बट ये किस तरीके से हुआ ये हम देखते हैं। तो क्या क्या फीचर्स थे इस एक्ट के। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जो गवर्नर जनरल काउंसिल के, इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इसी के साथ इन्होंने 6 नए मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए काउंसलर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से 4 जो मेंबर्स थे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, कहाँ की, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, वहाँ से चुने गए। राइट। तो मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो थी इंडियन लोगों की वो भी काउंसिल में हुई इस चार्टर एक्ट 1853 में। उसके बाद इन्होंने ओपनली इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं बोलेंगे इसको, उस टाइम पे ये आता था इंडियन सिविल सर्विसेज ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सॉरी मैं थोड़ा सा, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है। उस टाइम पे सिविल सर्विसेज, उस टाइम पे क्या, आज भी सिविल सर्विसेज जो है काफ़ी वैल्यूएबल और बहुत हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है इंडिया में, और उस टाइम पे भी थी। और उस टाइम पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया कि इंडियंस भी इसमें अब compete कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया और अलाउ कर दिया कंपनी को कि वो जो इंडियन टेरिटरी उनके पोजेशन में है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन उसको अपने पास रख सकते हैं। और उसमें उन्होंने कोई पीरियड नहीं बताया कि कंपनी कब तक अपने पास उस पोजीशन को रख सकती है। मतलब जाहिर ये था कि किसी भी टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी से वो पोजीशन छीन के खुद के पास ले सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा 1857 से पहले। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में सिपाही मुठनी हो जाती है और जगह जगह पे अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत हड़कंप मचता है और वो कहते हैं कि अब कंपनी जो है वो इंडिया में हमारे अफेयर्स को सही तरीके से नहीं चला पा रही है। तो ब्रिटिश क्राउन क्या करती है उस टाइम पे, वो सारी पावर कंपनी से लेके अपने पास अज्यूम कर लेती है और इंट्रोड्यूस करती है क्राउन रूल को। ठीक है। और वो चलता है 1858 से लेके 1947 तक। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 1858 से लेके 1947 तक उन्होंने कौन से एक्ट्स पास किए, उनमें क्या क्या फीचर्स थे और वो किस तरीके से हेल्पफुल रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकओवर के लिए। राइट फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मैंने काफ़ी देर बाद बनाया है क्योंकि मेरे खुद के कुछ अपने जो डेली बेसिस के काम्स हैं उनकी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करता रहूँ। मेरा सिर्फ यही एक मोटो है कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये उन लोगों तक पहुँचे जो
कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ना ही इतना पैसा उनके पास है। और इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ ये वैल्यूएबल है और ये आपके काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ये उन तक पहुंच सके जो एक हैवी फीस कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कि वो सिटी में जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाएं, वहाँ पे फ़ीस पे करें और फिर रूम भी लें, फिर वहाँ पे रहें भी, फिर खाने का खर्चा उठाएं। तो हर एक इतना सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून बॉर्न नहीं होता है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें, और दूर दूर गांव में जो बच्चे हैं या सिटी में चाहे हैं, जो भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, और जो इवन एफर्ट भी कर सकते हैं, उन तक भी ये पहुंचाए ताकि नॉलेज बढ़ता रहे और चलता रहे। और आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।